सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, और जो पार्ट 1 में जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस में सीरीज़ एक बना रही हूँ, उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैं पार्ट 2 कवर करूँगी। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने 17 क्वेश्चंस कवर करे थे, और आई कुड से कि अगर आपने मेरी ये टॉप मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस प्लस रिविजनरी वीडियोस जो मैंने डाली हुई है वो अगर आपने कर लिए, तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया ना, अगर वही सिर्फ आपने बार बार कर लिया, तो आपने बहुत कुछ अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस ना बहुत अच्छे हैं, मतलब आपको मैं बोलूँगी MCQs के लिए भी आपको एक नॉलेज मिल जाएगी, और साथ ही जो आपके क्वेश्चंस वैसे आते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसके लिए भी आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट्स यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि बाद में उसको कैसे एक्सप्लेन करना है वो आप कर लोगे। यहाँ पे मैंने टू द पॉइंट्स इसलिए लिखी है कि जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्रिएट हो सके। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। सो बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन डन बाय द लेंडिंग मोर देन देयर एक्चुअल डिपॉजिट। मेन इसका क्रक्स क्या है, लेंडिंग मोर देन देयर एक्चुअल डिपॉजिट्स। ठीक है, ड्यू टू द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, जो कि हमारा फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है, उसके हिसाब से हमें ज़्यादा उधार देना है जितना हमारे पास एक्चुअल में डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से इसका क्रक्स कहता है। तो हम इसका प्रोसेस कैसे करते हैं कि पब्लिक डिपॉजिट की से बैंक ए में 10,000 का डिपॉजिट हुआ। ठीक है, बैंक ए ने क्या किया, CRR के जो भी एक तरीके से एज पर द RBI रेगुलेशंस की वजह से CRR उसने 10% का अपने पास रखा, और जो रेस्ट 90% विच वुड बी 9,000 उसने उसको लेंड उधार पे दे दिया। ठीक है, उसने उसको उधार कर दिया। जब वो चीज़ उधार पे गई और बोरोवर ने ली, तो बोरोवर भी तो उसको इकोनॉमी में इसको स्पेंड करेगा ना। उसका रीज़न क्या होगा, या तो उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगानी होगी, या उसने कोई खर्चा करना होगा। जिस भी तरीके से उसका कंजम्पशन गया, तो हमारा एक तरीके से इंजेक्शन हुआ इकोनॉमी में। ठीक है, 9,000 का रिसीवर्स के पास पहुंचा। रिसीवर्स ने उसको फिर से क्या किया, बैंक बी में डिपॉजिट कर दिया। बैंक बी ने डिपॉजिट करने के बाद उसमें से 10% जो है CRR कैप्ट करा, और बाकी का जो 90% था, जो कि होगा 8,100, वो उसने फिर से उधार पे दे दिया। फिर से 8,100 जो है इकोनॉमी में आया। ठीक है, और रिसीवर्स ने उसको फिर से बैंक सी में डिपॉजिट किया, और ये प्रोसेस चलता ही रहा। ठीक है, आप समझो इकोनॉमी में कितनी सप्लाई बढ़ गई है ना। तो इससे क्या होता है, द टोटल मनी क्रिएटेड इज इन सिस्टम फ्लोज मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला इस जो है ना, इससे हमारा मनी मल्टीप्लायर जो हमारी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो गई। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने % इंक्रीज है, किस तरीके से इंक्रीज हुई। सो टोटल मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू इनिशियल डिपॉजिट अपॉन में CRR। ठीक है, तो इनिशियल डिपॉजिट हमारा कितना था, 10,000 का। CRR हमारा कितना हो गया, 10% का। 10% को हम 0.1% लिख सकते हैं। उसकी हमने कैलकुलेशन करी, सो 1 लाख का मनी सप्लाई जो है वो हुआ, मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना हुआ, 1 लाख का हुआ। तो आप समझ सकते हो कि ये हमारा क्रेडिट क्रिएशन कितना यूज़फुल है इकोनॉमिक के लिए। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। डिफाइन रेपो रेट एंड द रिजर्व रेपो रेट। रेपो रेट यहाँ पर है द रेट एट विच बैंक्स बोरोज फ्रॉम RBI बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज सेल करने के बाद मतलब सेलिंग करने से बैंक जो कहते हैं बोरो करता है पैसे RBI से, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, इसका मेन क्या होता है, जैसे ही हमारा रेपो रेट इंक्रीज़ हुआ, लोन्स हमारे कॉस्टलियर हो जाएंगे, हमें लोन जो है उतने ज़्यादा इंटरेस्ट पे में मिलने लग जाएंगे। ठीक है, और मनी सप्लाई जो होगा वो लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय, जो भी मैं बोलूँगी पब्लिक है इकोनॉमी की, वो एक तरीके से डिमोटिवेटेड फील करेगी, और मे बी दे वुड नॉट बी फील फ्री टू स्पेंड मोर। ठीक है, उनको थोड़ा सा एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस फील होंगी, बिकॉज क्योंकि लोन्स जो हैं वो हमारे क्या हो गए, कॉस्टलियर हो चुके हैं। ठीक है, और वो किस वजह से हुए, रेपो रेट की इंक्रीज होने की वजह से। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच बैंक डिपॉजिट्स द सरप्लस फंड्स विद RBI। जो भी एक्स्ट्रा फंड आ रहा है वो RBI में डिपॉजिट करना, वो होता है हमारा रिजर्व रेपो रेट। अगर वो इंक्रीज़ हो गया, तो आप बताओ ना, अगर हमें कोई डिपॉजिट करने पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ठीक है, आप किसके लिए मोटिवेटेड होगे, कि आप डिपॉजिट ज़्यादा करो या आप स्पेंड ज़्यादा करो। ऑब्वियसली अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है तो आप उस पर डिपॉजिट ज़्यादा करोगे कि आपका ये मनी जनरेशन हो, या ठीक है, या है ना,
तो क्या होगा, इंक्रीज इन अ रिवर्स रेपो रेट, सो बैंक डिपॉजिट मोर, बैंक डिपॉजिट भी जब बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में पैसा ज़्यादा जाएगा नहीं, कम जाएगा, ठीक है। सो RBI यूजेज दीज रेट्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, वो जब भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए RBI दोनों चीज़ों का यूज़ करती है, क्योंकि जब मनी सप्लाई दोनों वजह से कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन भी अपने आप में रिड्यूस हो जाएगा, समझ गए। चलो सो अब क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट एंड इट्स टाइप। सो एक्सचेंज रेट होता है प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अनदर, ठीक है। बस सीधी सी बात है, एक्सचेंज रेट होता यही है कि एक करेंसी की हमें प्राइस निकालना है दूसरे के टर्म्स में, ठीक है। सो यहाँ पे 3 तरीके के एक्सचेंज रेट्स होते हैं। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है, वो फिक्स्ड होता है। फ्लोटिंग होता है जो मार्केट अपने आप से ही डिसाइड करती है विद द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, मार्केट की जो भी डिमांड और सप्लाई उसकी वजह से होता है। मैनेज फ्लोटिंग होता है, दिस इज अ मिक्स ऑफ बोथ, ठीक है, अबव बोथ होता है। RBI इंटरवीन्स व्हेन इट्स नीडेड, जब उनको लगता है तभी वो इसके ऊपर इंटरवेंशन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है डिफरेंशिएट बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे अगर मैंने आपको वैसे ही बताया, डिफरेंशिएशन जहाँ आएगा आपने टेबुलर फॉर्मेट में करना है, उससे ना बहुत अच्छा लगता है, वो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। सो आप देख सकते हैं इसमें कि डेप्रिसिएशन इज फॉल इन करेंसी वैल्यू ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस की वजह से जो भी हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। वेरएल्स हम डिवैल्यूएशन किसको कहते हैं, डेलिबरेट डिडक्शन बाय द गवर्नमेंट, जो भी हमारी गवर्नमेंट उसको पैसे को जो है उसको रिड्यूस कर देती है, उसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। सो हमारी जो करेंसी की वैल्यू फॉल होती है इट इज़ ड्यू टू द मार्केट डिमांड एंड द सप्लाई, बट जो हमारा डिवैल्यूएशन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो RBI और सेंट्रल बैंक की वजह से होता है, ठीक है, मतलब वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशनरी एंड द डिफ्लेशनरी गैप। सो इन्फ्लेशनरी को हम कह सकते हैं एक्सेस डिमांड ओवर द एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि एम्प्लॉयमेंट लेवल से हमारी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें हमारे इफेक्ट क्या क्या होते हैं, हाई प्राइसेस होते हैं, लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ऑब्वियसली जब हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है। और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है कि इंक्रीजेज द टैक्सेस एंड रिड्यूसिंग द स्पेंडिंग्स, अगर वो स्पेंडिंग्स ही कम करवा देगी तो जिससे हमारी ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो हमारे जो भी हमारी एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है वो हमारी इन्फ्लेशनरी गैप है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप हमारा क्या होता है, डिमांड लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हमारी डिमांड जो होती है वो कम होती है फुल एम्प्लॉयमेंट से, उससे हमारा इफेक्ट क्या होगा, लो आउटपुट जनरेशन होगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होंगी, ज़्यादा लोग बेरोजगार होंगे, ठीक है। और हम गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर सकती है, रिड्यूसेस द टैक्सेस एंड इंक्रीज द स्पेंडिंग्स, अगर टैक्सेस रिड्यूस हो जाएंगे सो लोग ज़्यादा स्पेंडिंग्स करेंगे, जिससे हमारी ज़्यादा डिमांड मार्केट में आएगी, ज़्यादा डिमांड की वजह से ज़्यादा आउटपुट नीड होगी, ज़्यादा आउटपुट प्रोडक्शन की, ज़्यादा आउटपुट प्रोडक्शन की वजह से हमारी ज़्यादा हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, तो हमारे जो ये डिफ्लेशनरी गैप वाले प्रॉब्लम है वो भी हमारी सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। सो हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेन द केन्सियन थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। सो केन्स आर्ग्यूड दैट द एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। उनकी एक आर्ग्यूमेंट थी कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो उनका क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे और क्या क्या उनका कंसेप्ट थे वो यहाँ पे पहले हम बता रहे हैं। सो की कंसेप्ट्स ऑफ द केन्सियन थ्योरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, तो क्या था, मतलब वो कहना चाहते हैं कि पहले तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग चाहते नहीं हैं कि वो बेरोजगार रहे, उनको रहना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि लोअर वेज रेट की वजह से उनको रहना पड़ रहा है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की वो उनको उतना पैसे नहीं मिल रहे, उनको उतनी कंपेंसेशन नहीं मिल रही जितनी वो एक्चुअल में चाहते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, रोल ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, बिजनेस कट डाउन द प्रोडक्शन, बिजनेसेस ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, जिससे क्या हुआ, जॉब्स की लॉसेज होने लग गए, हायर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ मतलब आप समझ गए, पहले लोअर वेज रेट हुए, लोअर वेज रेट की वजह से लोग इतनी स्पेंडिंग्स ही नहीं कर रहे, इकोनॉमिक्स में इतनी डिमांड ही नहीं हो रही, डिमांड नहीं हो रही तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो
लोगों ने जो भी बिजनेसेस थे उन्होंने अपने जॉब लॉसेस कर दिए, बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया, ठीक है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई। अब गवर्नमेंट की क्या इंटरवेंशन है? गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग्स करती है और इन्वेस्टमेंट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड पब्लिक, इन सब में, तो क्या होगा, फिर से डिमांड जो है इंक्रीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं मार्केट में अगर हमारी डिमांड इंक्रीज़ होगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। तो कहते हैं उसके लिए प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ करेंगे, और कहीं ना कहीं जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो भी हमारी फिर सही हो जाएगी। सो हम फोर्थ यहाँ पे है मल्टीप्लायर इफेक्ट, increases the government spendings leads to the larger increase in total output and employment। spendings की वजह से क्या होगा, increase in the total output and the employment बढ़ेगी और total output भी बढ़ेगा, ठीक है। Keynes solution to unemployment, उनकी solutions क्या है कि increase in government spendings हो जानी चाहिए, lower interest rate होना चाहिए, interest rate अगर lower होगा सो हम सब जो है वो स्पेंडिंग्स में ज़्यादा ध्यान देंगे या डिपॉजिट में। ऑब्वियसली अगर लोअर होगा तो हम स्पेंडिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि डिपॉजिट करने में भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, तो चलो हम स्पेंडिंग्स ही कर लेते हैं। सो एनकरेज द स्पेंडिंग्स ओवर द डिपॉजिट, ठीक है। थर्ड हमारा आ गया पब्लिक वर्क प्रोग्राम्स, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। फोर्थ हमारा हो गया रिड्यूस टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो ऑब्वियसली लोग जो है स्पेंडिंग्स में ज़्यादा वो मोटिवेटेड फील करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं व्हाट वर द की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर द LPG 1991। सो ये तो बच्चे को अब पता है व्हाट इज़ लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन में क्या था, रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज़, कि मतलब जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल थे उसको रिड्यूस कर दिया गया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ वर्क थे उसको थोड़ा कम कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन में अलाउड प्राइवेट फर्म्स इन पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट फर्म्स को क्या जो इन्वॉल्वमेंट था पब्लिक सेक्टर्स में उसको इंक्रीज़ करा गया। ग्लोबलाइजेशन में ओपन ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलना शुरू हो गई, तो उसे वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 सेज व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इट मीन्स मीटिंग द प्रेजेंट नीड्स विदाउट हार्मिंग फ्यूचर जनरेशन इज़ नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम भाई अभी की जो भी नीड्स हैं उसको भी हम केटर कर रहे हैं और फ्यूचर में की जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी सोच रहे हैं कि उनको भी सब चीज़ें मिल सके, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसकी फीचर्स क्या होते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज, इक्विटी इन डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी फोकसेस, ठीक है। बहुत ईजी था ये। क्वेश्चन नंबर 21 एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द डायग्राम। सो हमारा मतलब इसमें है कि वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं वीडियोस में, ठीक है। उसमें मैंने डायग्राम के साथ भी बताया था, तो मैं इसमें डायग्राम नहीं ले रही, पर इसमें मैं आपको और एडिशनल चीज़ों को बताना चाहूँगी जो मैंने पहले वीडियो में नहीं बताया था। सो इसमें है द लॉ स्टेट्स दैट आर मोर यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर एंड एडेड टू द फिक्स फैक्टर लाइक लैंड, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर, एंड द फिक्स फैक्टर इज लैंड। द टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज, हमें पता है कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो हमारा टीपी पहले इनिशियली इंक्रीज करेगा, फिर स्लो डाउन होगा एंड देन फाइनली डिक्लाइंस, ठीक है। इसकी 3 स्टेजेस होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर, टीपी राइजेज रैपिडली व्हेन एमपी इंक्रीजेज। ये आपने ये लिख के आना है, ठीक है। जो कि मैंने पहले भी एक बार क्वेश्चन से कुछ पॉइंट लिखे हैं वो भी आपने देखने हैं, और ये भी इस पार्ट में बता रही हूँ, ये भी आपने लिख के आना है, ठीक है। सो टीपी राइजेज रैपिडली, एमपी इंक्रीजेज। जब हम टीपी जब तब इंक्रीज होता है जब एमपी इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द फैक्टर तब होता है जब टीपी राइजेज डिक्रीजिंग रेट, बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से, व्हेन एमपी डिक्रीजेज, जब एमपी गिरने लगता है तो टीपी बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। नेगेटिव रिटर्न्स तब मिलते हैं जब हम टीपी डिक्लाइंस एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव, और एमपी तब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफाइन द इकोनॉमिक्स एंड द डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। ये बहुत ईजी है, लोग कभी बच्चे जो हैं इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैसे लिखना है, बट इससे ईजी मैं बोलूँगी कुछ नहीं है, ठीक है। आप बस समझ जाओ क्या है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में हमारा क्या है
कॉस्ट पर द यूनिट फॉल्स, प्रोडक्शन इंक्रीजेज। कॉस्ट पर द यूनिट जो है हमारी वो डिक्रीज हो जाती है जब हमारे प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। सीधी सी बात है कि जब हमें एक तरीके से इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिल जाता है, या हमें एक तरीके से एक एग्जांपल के साथ मैं सबको समझाती हूँ कि जो मेरा एक मतलब मेरे को कोई चीज़ ख़रीदनी है, ठीक है, मैं उसको बोलूँगी, मैं अपना बार्गेनिंग करने के लिए बोलती हूँ भैया मैं एक चीज़ नहीं, मैं 5 चीज़ें ले लूँगी या 6 चीज़ें ले लूँगी, तो वो मेरे को डिस्काउंट देता है, ठीक है। वो डिस्काउंट क्यों दे पाता है? क्योंकि उसको उस टाइम पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है कि हाँ भाई मेरे को जितनी एफर्ट्स या जितना मेरे को स्पेंडिंग्स जो है एक एक चीज़ को जगह जगह पर जाके बेचने में लगेगा, यहाँ पे ही मेरे को वो चीज़ एक बारी में 5 या 6 पीसेस बेच रही हूँ, तो मेरे को जो है उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट मेरे साथ भी शेयर करता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ समझाना चाहती हूँ कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी वही है, कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स एज द प्रोडक्शन इंक्रीजेज। जब प्रोडक्शन या आउटपुट की चीज़ इंक्रीज हो जाती है तब कॉस्ट पर यूनिट जो है डिक्रीज हो जाता है। और एग्जांपल क्या हो गया? बल्क बाइंग, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाती है, ठीक है, या परफेक्शन अचीव हो जाती है, समझ रहे हो ना। तो वो सब चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल कब आ जाता है? जब कॉस्ट पर यूनिट राइजेज व्हेन द प्रोडक्शन इज टू लार्ज। जब कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तब कभी कभार हमारा कहते हैं जो कॉस्ट पर यूनिट है वो हमारा इंक्रीज़ भी हो जाता है। आज सपोज कर सकते हैं कि अभी तक मैं जो फैक्ट्री में जो भी मेरा ऑर्डर चल रहा था वो 100 पीसेस का चल रहा था, और मेरी मशीन्स वगैरह ये सब चीज़ें उसके लिए एफिशिएंट थी, इफ़ेक्टिव थी कि मैं उस ऑर्डर को पूरा कर पाती थी। ऑल ऑफ सडनली आई एम गेटिंग द प्रोडक्शन, मतलब मेरे को डिमांड मिल जाती है 1000 पीसेस की। अब 1000 पीसेस के लिए मेरे पास जो मेरी मशीन्स हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है उसको मीट करने के लिए। अब मुझे बहुत सारी और मशीन्स लगानी पड़ेंगी, तो मेरी जो है कॉस्ट पर यूनिट की इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पर आ जाता है डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन वेयर द कॉस्ट पर यूनिट राइजेज व्हेन द प्रोडक्शन इज टू लार्ज। आप समझिए यहाँ पर टू लार्ज इज टेंड्स टू शो नेगेटिव इम्पैक्ट कि यहाँ पे टू लार्ज हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव वन है। सो हमारा क्या हो सकता है? इनएफिशिएंसी हो सकती है, मैनेजमेंट इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन द परफेक्ट कंपटीशन एंड द मोनोपोली। सो ये भी आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे फीचर्स हैं, नंबर ऑफ द सेलर्स, परफेक्ट कंपनी में मैनी होते हैं, मोनोपोली में 1 होते हैं, प्राइस कंट्रोल इसमें नहीं होता है कि दीज आर द प्राइस टेकर्स एंड मोनोपोली इज़ द प्राइस मेकर, तो यहाँ पे प्राइस कंट्रोल होता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है, यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप होमोजीनियस होता है और यहाँ पे यूनिक होता है। 4th में हमारा एंट्री बैरियर है, ये फ्री एंट्री होता है, और यहाँ पर हाई बैरियर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? एक्सप्लेन इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू द चेंज इन द प्राइस। ये ऑलरेडी हम फर्स्ट वाले पार्ट में कवर कर चुके हैं, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वही है कि कितना रिस्पॉन्सिवनेस होता है डिमांड में ऑन बेसिस ऑफ इफ़ द प्राइस चेंजेस, ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आती है। तो उसी को हम बोलते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स हाउ द क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्स टू द चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये डिफाइन हो गई। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, ये हो गया हमारा। और क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, explain price discrimination with examples. So price discrimination occurs when a seller charges different prices for the same product to different buyers. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जब हम एक ही चीज़ के लिए सेलर डिफरेंट प्राइस से चार्ज करता है डिफरेंट बायर से। सो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं कि अगर मैं होलसेलर्स को बेचूंगी तो मेरे प्राइस डिफरेंट होंगे, अगर मैं वही चीज़ें रिटेलर्स को बेचूंगी तो मेरे प्राइस डिफरेंट होंगे। वो उसका रीज़न हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल्स भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज के बेसिस पे बेच रही हूँ तो अलग हो सकते हैं। तो वो चीज़ जब आती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है, डिफाइन GDP, GNP, NNP एंड NI विद फॉर्मूलाज। सो GDP हमारा है वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, ठीक है। जो विद इन अ कंट्री है तो उसका फॉर्मूला हमारा सारे कंजम्पशंस आ जाएंगे, कंजम्पशन बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। जी यहाँ पर है हमारा
कंजम्पशंस बाय द पब्लिक सेक्टर्स, और ये हमारा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, जीएनपी हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा नेशनल इनकम, मतलब एक तरीके से जो भी हमारे इंडियन, हम बोल सकते हैं कंट्री के बंदे जो हैं, जो बाहर जाकर के काम करते हैं, जो भी इनकम जनरेशन करते हैं, विच इज़ नॉन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब ये एड अप हो जाता है हमारे जीडीपी में, तो हम उसको जीएनपी कहते हैं। सो जीडीपी प्लस एनएफआईए नॉन एज जीएनपी। ठीक है, एनएनपी हमारा क्या होता है, जब हम उसमें से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हैं, सो हमारा वो क्या हो जाता है, एनएनपी हो जाता है। तो जीएनपी में से जब हम डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हैं तो हमारा वो एनएनपी हो जाता है। एनआई हमारा होता है एनएनपी एट एफसी। ये हमारा थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ चैलेंजिंग बनता है कि लोगों ने एनआई नहीं सुना हुआ, तो अगर वो एनआई लिख देता है तो आपको समझ आना चाहिए कि वो एनएनपी एट एफसी पूछ रहा है। तो एनएनपी एट एफसी के लिए हम आप एनएनपी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज़ कर देंगे, या आप बोल सकते हैं एनएनपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ये भी क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत इजी भी है। सो इसका डेफिनेशन क्या होती है, मेजर जीडीपी एट करंट प्राइसेस। जो करंट प्राइसेस पे हमारी जीडीपी मेजर्स होती है वो हमारी नॉमिनल जीडीपी होती है। एग्जांपल के लिए अगर मैं 200 रुपीज़ की फेस वैल्यू अगर मैं बता रही हूँ 2025 में, तो वो मेरी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन वो अमाउंट है। ठीक है, रियल जीडीपी होती है मेजर्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, जिसमें मैंने कांस्टेंट एक एडजस्टेड इन्फ्लेशन के साथ चेक कर रही होती है जीडीपी को। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँगी कि ₹150 इन 2025 इज़ अ कांस्टेंट 2020 प्राइसेस। ठीक है, जब मैं 2020 प्राइसेस के बेसिस पे जीडीपी का मेजर कर रही हूँ, सो मेरा वो रियल जीडीपी हो जाएगा। ठीक है, रियल जीडीपी जो होती है हमारी नॉमिनल जीडीपी अपॉन में प्राइस इंडेक्स into 100, ये होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। रिवेन्यू बजट होता है, रिवेन्यू रिसीट्स कहाँ से हो सकती है, टैक्सेस से और नॉन टैक्सेस से हो सकती है, एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी। ठीक है, सो हमारा क्या होता है, रिवेन्यू रिसीट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं रिवेन्यू बजट के। कैपिटल बजट के कंपोनेंट्स होते हैं कैपिटल रिसीट्स, जिसमें हमारा लोन्स डिसइन्वेस्टमेंट्स आ जाता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, वो हमारा कैपिटल बजट के होते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए इनकम टैक्स जो हो गया हमारा वो क्या हो गया, रिवेन्यू रिसीट है, एंड रोड कंस्ट्रक्शन जो है हमारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 34, सो डिफाइन मनी सप्लाई एंड इट्स मेजर्स। सो M1, M2, M3 एंड M4 हमें बताना होता है यहाँ पे क्या है। सो M1 में हमारा क्या होता है, करेंसी, डिमांड, डिपॉजिट्स, ये हमारा मोस्टली लिक्विड वाला होता है M1। ठीक है, जब हम M1 में पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी ऐड कर देते हैं वो हमारा M2 बन जाता है, और हम M2 में जब टाइम डिपॉजिट्स मतलब जो ब्रॉड मनी है उसको भी ऐड कर देते हैं, वो हमारा M3 हो जाता है। और जब हम M3 में टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स जब सब कुछ हम एक तरीके से ऐड कर देते हैं, वो हमारा M4 हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। बहुत ईजी है, रिकॉर्ड्स द ट्रेड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड द ट्रांसफर्स इन करंट अकाउंट। ठीक है, जिसमें हमारे एक तरह से कैश फ्लो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जो रेगुलर बेसिस का होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड रेमिटेंसीज होती हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड्स होती हैं, जैसे FDIs, लोन्स एंड द फॉरेन रिजर्व्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, डिफाइन द फिजिकल डेफिसिट एंड इट्स इम्पैक्ट। तो फिजिकल डेफिसिट इट्स रेफर्स टू द शॉर्टफॉल व्हेन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स अ टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। ठीक है, मतलब वो ये कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रेवेन्यू। ठीक है, और इसमें हमारे जो बोरोइंग्स होते हैं वो एक्सक्लूड होते हैं। इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक, प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 तक अभी हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और बाकी के क्वेश्चंस कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच।